नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार चौबे आज भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो मिशन प्रधान शिक्षक यानी जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अमृत के समान है। अभी 10 प्रश्न हैं, लेकिन इन 10 प्रश्नों से करीब 50 प्रश्न वैसे बनेंगे जो बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम चलते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित पाते हैं। ध्यान से ध्यान हटाइएगा मत, एकदम नज़र लगा के देखते रहिएगा, क्योंकि एक भी कड़ी अगर छूट गई तो आपका पूरा सीरीज गड़बड़ा सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप पूरा वीडियो देख लें, इत्मीनान से देखिए, पूरी तरह से काग चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा और बको ध्यानम, बकुले के समान ध्यान लगाकर सुनिए। कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस तैयारी में जुटे हुए हैं प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए, भगवान उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। और कहा भी गया है कि ईमानदार कोशिश करने वाले कभी भी अपने काम में असफल नहीं होते। एक कवि ने कहा भी है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मानव की बात ही निराली है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न और उसका उत्तर क्या होगा। यह भूगोल के कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सूर्य में। सबसे पहला क्वेश्चन है सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का क्या अनुपात है? H एवं He। हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या है? चूंकि सूर्य का जो प्रकाश हम देखते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 70.6% हाइड्रोजन एवं 27.4% हीलियम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं हीलियम का अनुपात 3:1 होगा। यानी इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, दूसरे ऑप्शन के साथ। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, चूंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो 70.6 और हीलियम जो है वो 27.4 होता है। तो इस तरह हम लोग जाएंगे 3:1। यानी सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का अनुपात होता है 3:1। इसको एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल, कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा करीब 500 सेकेंड। यानी चौथे ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। चौथा ऑप्शन जो है लगभग करीब 500 सेकेंड। 500 सेकेंड। चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट का समय लगता है, इसको हम सेकंड में बदल देंगे
तो सेकंड में बदल देंगे तो 8 गुणे 60 कर देंगे, 8×6 = 48 यानी 480, यानी करीब करीब 500 सेकंड। 500 सेकंड हमारा जो है इसका आंसर होगा। तो दूसरे सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इसको हमारे अधिकांश ऑडियंस जो है जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान ले। इसका जो है आंसर होगा सूर्य। सूर्य चूंकि ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, और सूर्य तारा है तो इसका ऑप्शन होगा सूर्य। शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो है तारा है, सूर्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य ग्रह नहीं है। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग चलते हैं शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र होता है, इसको याद रखना है। और शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे यानी अर्थ के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, वीनस। तो शुक्र को मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है सूर्य। तो इससे कई क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी की भगनी यानी बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। तो शुक्र इंपॉर्टेंट है, भोर का भी तारा कहा जाता है, मॉर्निंग एंड द इवनिंग या शाम को तारा भी कहा जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल जो है ये लाल ग्रह है, बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो इस तरह हम लोग जाएंगे। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र। अब चलते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष। माने एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी से तारों की दूरी हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्रकाश वर्ष। ये नहीं होगा, फैदम नाटिकल मील नहीं होगा, किलोमीटर नहीं होगा। प्रकाश वर्ष में हम लोग तारों की दूरी यानी पृथ्वी से तारों की कितनी दूरी है, इसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, ये नहीं है, पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा। इसका है ये गलत। ध्रुवीय उच्च वायुभार, ये भी नहीं है। अनियत हवाएं, ये भी नहीं है। तो है क्या भाई? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का जो मून का जो गुरुत्वाकर्षण है ज्वार भाटा का, वही कारण होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी की तरफ हम लोग जाते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सी। तो जितने भी बंधु, जितने भी बहन ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके समक्ष प्रश्नों का भंडार जो है हम इसी तरह परोसते रहेंगे, जिससे आपको किसी भी परीक्षा के लिए
काफ़ी सहयोग प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है जीएमटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल क्या है। तो जीएमटी पहले जानते हैं कि जीएमटी है क्या। यानी जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, और आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो है जीएमटी लाइन जो है वो लंदन से गुजरती है, जिसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। 0 डिग्री इसको मान लिया गया है ग्रीनविच को, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम्स को 0 डिग्री देशांतर माना गया है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भारत में इलाहाबाद के नज़दीक नैनी है। नैनी यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स माना जाता है। तो जीएमटी यानी ग्रीनविच लाइन जो लंदन में है, वहाँ से लेकर नैनी यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच अंतर क्या है। तो डी ऑप्शन होगा 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा दोनों के बीच समयांतराल। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कई परीक्षाओं में, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो जीएमटी और आईएसटी के मध्य अंतराल जो है 5.5 घंटा का होता है। यानी भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो इस तरह 7वां क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। ये तो साइंस में भी पढ़ना है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन, इसका प्रतिशत जो है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 गैस होती है। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.3%। इस तरह जो है पूरा जो है वायुमंडल का जो है ढांचा है। सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में अभी पिछले क्वेश्चन में जो है हम लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और इसके बाद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% और नाइट्रोजन की मात्रा 78% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.3% होती है। ठीक ना। तो इस तरह जो है हम लोग पूरा जो है इसको 21% O2 और N2 जो है 78%। तो ये जो है पूरा ये कंपोजिशन ऑफ एयर, वायुमंडल का जो है में गैसों की मात्रा कितनी होती है उसको दिया हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आल्प्स नहीं होगा, हिमालय भी नहीं है, पामीर भी नहीं है, यानी इसका आंसर होगा एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसको जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।